हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूरोपियन यूनियन। लास्ट सेशन में हमने इसकी नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस के कैसी मिलिट्री कोऑपरेशन होते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन होता है। तो ये सब जो कोऑपरेशंस हैं इससे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। बाद में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू जो यूरोपियन यूनियन है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आज हम इस सेशन में करेंगे जो यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश करने के लिए मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है वो कैसे फॉर्म होती है एंड इससे कैसे जो यूरोपियन यूनियन है वो फॉर्म होता है। तो पहले हम करते हैं फ्रॉम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी टू यूरोपियन यूनियन। 1993 से पहले जो यूरोप की कंट्रीज इंटीग्रेट हुई थी हम इनको यूरोपियन यूनियन नहीं कहते थे, इनको कहते थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC कहा जाता था। तो जब maastricht ट्रीटी होती है इसके बाद ही इसको यूरोपियन यूनियन कहा जाने लगता है। तो जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है ये कैसे बनती है, तो हम पहले करते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप था इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले कौन सी ट्रीटी फॉर्म की जाती है। तो इसमें सबसे पहली ट्रीटी आती है ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके अंडर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ECSC ये फर्स्ट ट्रीटी मानी जाती है जिसके अंडर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करती हैं। तो इसको ट्रीटी ऑफ पेरिस भी कहा जाता है जो 1951 में की जाती है एंड इसमें जो 6 मेजर कंट्रीज हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स एंड वेस्टर्न जर्मनी जो यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज के टाइम में चाहे इसमें 27 कंट्रीज हैं लेकिन जो 6 कंट्रीज हैं जो फाउंडिंग कंट्रीज मानी जाती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, तो 6 कंट्रीज हैं बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स एंड वेस्टर्न जर्मनी। इन 6 कंट्रीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि हर एक कम्युनिटी में जब भी इसकी डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले ये 6 कंट्रीज ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन्होंने जो ट्रीटी किसकी रिगार्डिंग होगी, कोल एंड स्टील के रिगार्डिंग। तो ये ट्रीटी किसके लिए थी, दिस ट्रीटी क्रिएटेड अ कॉमन मार्केट फॉर coal and steel among its member states, मीनिंग जो 6 मेंबर्स हैं इनके बिटवीन कॉमन मार्केट क्रिएट की गई कोल एंड स्टील के लिए। तो कोल एंड स्टील के लिए अब जो प्रोडक्शन करते हैं उसको सेल परचेज करते हैं विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी। तो इन्होंने अपनी मार्केट कोल एंड स्टील के प्रोडक्ट के लिए ओपन कर दी। कोल एंड स्टील बेसिक होता है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होते हैं। तो इसके साथ ही फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स विदाउट कस्टम ड्यूटीज है वो स्टार्ट हो जाती है। तो शुरुआत 1951 में होती है जब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और उसके बाद सेकंड आती है ट्रीटी ऑफ रोम जो 25 मार्च 1957 को की जाती है। तो ये ट्रीटी, इस ट्रीटी के अंडर 2 इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसको हम EEC कहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले इसके लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC वर्ड ही यूज़ किया जाता था और नॉर्मली यूरोपियन कम्युनिटी कहा जाता था, EC कहा जाता था। तो पहले क्या किया गया, इस ट्रीटी के अंडर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो 57 में 2 कम्युनिटीज हैं इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसमें प्रपोज क्या किया गया था, जो EEC है सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसमें प्रपोज करते हैं सिंगल मार्केट फॉर गुड्स,
सर्विसेज, लेबर्स, कैपिटल, मीनिंग जो कॉमन मार्केट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसीलिए इसको यूरोपियन कॉमन मार्केट भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने अपनी जो 6 कंट्रीज हैं, स्टिल इसकी कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, यूरोप के ओनली 6 कंट्री से कोलैबोरेशन कर रही हैं और इन्होंने ही कॉमन मार्केट को इस्टेब्लिश किया है। गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कैपिटल है, लेबर है, इनके लिए कॉमन मार्केट को इस्टेब्लिश कर लिया। कॉमन पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि इनकी इंडस्ट्री भी डेवलप हो सके, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो सके, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डेवलप हो सके, तो सर्विस सेक्टर की तरफ भी जी मूव कर रही थी। इन्होंने अपनी कस्टम ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, तो जी फ्री ट्रेड की तरफ मूव कर रही थी। एंड जो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी है, ये किस पर्पस के लिए है? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस के लिए, न्यूक्लियर कंट्री बन रही थी, न्यूक्लियर पावर थी, तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक स्पेशल मार्केट फॉर न्यूक्लियर पावर क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब जो 6 कंट्रीज हैं जो सुपर पावर कंट्रीज बनना चाहती हैं, इसीलिए इन्होंने न्यूक्लियर पावर है उसके लिए स्पेशल मार्केट इस्टेब्लिश की, जिसका जे पीसफुल मीन से यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा जे अपनी मेंबर कंट्रीज में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, एंड जो सरप्लस बच जाएगी अदर कंट्रीज हैं उनको भी जे सेल करेंगे। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी थी, डिस्ट्रीब्यूटिंग टू मेंबर कंट्रीज एंड सेलिंग सरप्लस टू अनदर स्टेट्स, तो अनदर स्टेट्स अगर न्यूक्लियर पावर इनसे लेना चाहती हैं, एनर्जी जी सेल करते थे। इस तरह जो इकोनॉमिकली डिफेंस वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन रही थी। तो ये होगी ट्रीटी ऑफ रोम। और उसके बाद फर्स्ट एक्सपेंशन होती है 1973 में, जिसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं यूके, डेनमार्क है, आयरलैंड है, इसमें इंक्लूड हो जाते हैं और उसके बाद एक्सपेंशन होती जाती है। एंड उसके बाद जो सिंगल यूरोपियन एक्ट है वो आता है 1987 में, क्योंकि जब 57 में ट्रीटी ऑफ रोम की थी उसके बाद कोई भी चेंज नहीं आया था। आफ्टर 20 ईयर्स सिंगल यूरोपियन एक्ट के थ्रू ट्रीटी ऑफ रोम है इसको रिवाइज किया जाता है। तो ये क्या थी? फर्स्ट मेजर रिवीजन इन द ट्रीटी ऑफ रोम। जो जी ट्रीटी थी इसमें बहुत ही बड़ी रिवीजन की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस्टेब्लिशिंग अ सिंगल मार्केट बाय 1992, मीनिंग आफ्टर 5 ईयर्स हमने 5 सालों तक क्या करनी है? एक सिंगल मार्केट है, इस सिंगल मार्केट को इस्टेब्लिश करना है। अब जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन चुकी है इसके बहुत सारे मेंबर्स बन चुके हैं। तो इस तरह उसके बाद सिंगल यूरोपियन एक्ट है वो पास होता है। एंड अब यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में पहले 6 मेंबर्स थे, 6 से 27 मेंबर्स कैसे होते हैं? तो जो सबसे पहली ट्रीटी आती है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो 1951 में थी। इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स एंड द वेस्टर्न जर्मनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी। और उसके बाद 73 में मेजर एंड फर्स्ट एक्सपेंशन थी डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूके के साथ। एंड उसके बाद 81 में ग्रीस इंक्लूड हो जाता है, 86 में स्पेन एंड पुर्तगाल है जी इंक्लूड हो जाता है। इस तरह अब इसमें कितनी कंट्रीज हो जाती हैं? 12 कंट्रीज हो जाती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है 12 फाउंडिंग मेंबर जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि 1993 की जो ट्रीटी होती है उसके बाद यूरोपियन यूनियन है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो उससे पहले कितने मेंबर्स थे? 12। तो ये 12 मेंबर्स को ओरिजिनल मेंबर्स कहा जाता है और उसके बाद नए मेंबर्स हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन जी इंक्लूड हो जाते हैं। 2004 में 10 कंट्रीज हैं
वो इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे पोलैंड हो गया, साइप्रस हो गया, लिथुआनिया हो गया, लिटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, हंगरी हो गया। तो जी मेजर 10 कंट्री से इंक्लूड हो जाती हैं। एंड 2007 में 2 कंट्रीज बुल्गारिया एंड रोमानिया है वो आ जाती हैं। एंड 13 में जो लास्ट एक्सपेंशन थी इसमें क्रोएशिया भी इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह ये टोटल 28 कंट्रीज बन जाती हैं। एंड उसके बाद ब्रेक्सिट होता है जो 31 जैन 2020 को होता है, जिससे ब्रिटेन है वो इससे एग्जिट कर जाता है। ब्रिटेन का एग्जिट होना ही ब्रेक्सिट कहलाता है। तो ब्रेक्सिट के बाद ये 27 कंट्रीज रह जाती हैं। तो इस तरह यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसकी एक्सपेंशन होती जाती है। जो यूरोपियन यूनियन है यहाँ पर हम 93 से पहले इसको कभी भी यूरोपियन यूनियन नहीं कहते थे, हम इसको कहते थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC वर्ड यूज़ करते थे या फिर EC वर्ड यूज़ करते थे। एंड यूरोपियन यूनियन है हम इसको कब कहते हैं, जब maastricht ट्रीटी होती है 1 नवंबर 1993 को, उसके बाद ही maastricht ट्रीटी के थ्रू यूरोपियन यूनियन है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो जी 12 फाउंडिंग मेंबर्स है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 12 जो ओरिजिनल मेंबर है इस ट्रीटी के पहले के मेंबर है। तो वो 12th मेंबर ऑन दिसंबर 11 1991 को एक एग्रीमेंट है वो साइन करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो इसमें जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के मेंबर्स थे उनका एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के प्रोविजंस क्या हैं जो हम आगे करते हैं। तो इस एग्रीमेंट को जब साइन करते हैं, जो एग्रीमेंट कहाँ पर साइन होता है, maastricht में, जो नीदरलैंड की एक सिटी है उसमें साइन होता है, इसीलिए इसको maastricht ट्रीटी भी कहा जाता है। तो ऑन 7 Feb 1992 को जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो साइन कर देते हैं दिस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ट्रीटी। तो इस टाइम पहले एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद ये ट्रीटी साइन होती है। एंड उसके बाद ये ट्रीटी हम 93 क्यों कह रहे हैं, साइन तो 92 में होगी थी, क्योंकि जो ये अफेक्टिव में आती है, जब से ये अप्लाई होती है तब ये अफेक्टिव में आती है फ्रॉम 1 नवंबर 1993 को, इसीलिए maastricht ट्रीटी 93 ही कहा जाता है। तो इस तरह 93 में maastricht ट्रीटी के थ्रू यूरोपियन यूनियन है इसको इस्टेब्लिश कर लिया गया। जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी अब ये यूनियन बन जाती है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी फंड इस्टेब्लिश किए थे इनका नाम यूनियन दिया था। तो इस तरह ये यूनियन बन जाती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक स्ट्रॉन्गर यूनिफाइड ब्लॉक इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में जो 12 कंट्रीज हैं ये बहुत ही सुपर पावर ब्लॉक बन जाए, पावरफुल ब्लॉक बन जाएं, जो आपस में यूनाइट होंगी, जिनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, जो डेवलप्ड कंट्री से जिनका HDI वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई था, इसीलिए ये कंट्रीज क्या होती हैं आपस में मिल जाती हैं। तो जो maastricht ट्रीटी है इसके थ्रू क्या किया जाता है, इसके थ्रू इस्टेब्लिशमेंट की जाती है यूरोपियन यूनियन की। तो जो यूनियन थी इसकी मेन प्रोविजंस क्या है, मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है मॉनेटरी यूनियन, मीनिंग पैसे के साथ रिलेटेड मॉनेटरी फंड, इन्होंने अपना मॉनेटरी बैंक भी इस्टेब्लिश करना चाहा था। तो ये प्रोविजन करते हैं प्रोविजंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग यूरोपियन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, जिसको EMI कहा जाता है, जो अप टू जैन 1994 तक इस्टेब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद ये एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा अप टू 1999 तक, मीन्स 99 तक इनका पर्पस था कि एक सेंट्रल बैंक बना लिया जाए। जो 12 कंट्रीज है इन 12 कंट्रीज का अपना सेंट्रल बैंक, तो इट विल बी प्रीक्यूजर ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जी पहले से एक प्रिवेलिंग इंस्टीट्यूशन थी। तो इन्होंने 1999 में एक यूरो करेंसी है इसको इस्टेब्लिश किया। तो यूरो क्या होती है, यूरो जब आती है जो
कॉमन करेंसी बन जाती है। तो यूरो करेंसी, जिसको आज 19 कंट्रीज हैं अपनी ऑफिशियल लीगल टेंडर करेंसीज कहती हैं। तो यूरो बाद में इस्टेब्लिश किया जाता है। इनका पर्पस क्या था, हमारी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सके। तो यूरो को जो इस्टेब्लिश करते हैं, यूरो यून बन जाता है, जो आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है। उसके बाद पॉलिटिकल यूनियन, मॉनेटरी यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन। तो ये क्या कहते हैं, हम आपस में मिलकर एक फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी बनाएंगे। जो पॉलिसी क्या होगी, कॉमन पॉलिसी होगी। तो जिसके थ्रू हम बार्गेनिंग पावर है, अपनी मिलिट्री पावर है, इसको इंक्रीज करेंगे। तो मैटर्स रिलेटेड टू डिफेंस इंटरेस्टेड टू वेस्टर्न यूरोप यूनियन, जो पहले भी इस्टेब्लिश की गई थी, उसको जो सभी मैटर्स हैं वो दे दिए गए। इस तरह पॉलिटिकल यूनियन है वो बन जाती है। नेक्स्ट है न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। तो इन्होंने कहा हमारे जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है हमको इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए जो एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, इंडस्ट्री, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सोशल अफेयर्स हैं, इस तरह के जो मैटर्स हैं, जो पॉलिटिकल मैटर्स के आगे बढ़कर कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक जाते हैं, जिसमें हम एचटीआई की न्यू वैल्यू है, ह्यूमन सिक्योरिटी की वैल्यूज हैं, इसको भी इंक्लूड करते हैं। तो इन्होंने अपना एरिया ऑफ कोऑपरेशन है इसको एक्सपेंड किया। पहले जो ट्रेड तक रिलेटेड थे, मॉनेटरी अफेयर्स तक रिलेटेड थे, कॉमन मार्केट, लेबर को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन इनका जो एरिया है अब ह्यूमन के ऊपर कंसंट्रेट होने लगा है, क्योंकि 1990s के बाद ह्यूमन का कंसंट्रेशन है, जितनी भी कंट्रीज है उनकी सिक्योरिटी का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट कौन बन जाता है, ह्यूमन ही बन जाता है। आज के टाइम में इंडिविजुअल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है। तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, इसलिए इन्होंने इन एरियाज में भी कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड पॉलिसी मेकिंग में इन्होंने चेंज कर लिया। जो पहले प्रोविज़न थी अनएनिमस वोटिंग, इसको रिप्लेस कर दिया मेजॉरिटी वोटिंग, जिसके लिए एक कंट्री नहीं सब कंट्रीज का बेनिफिट होगा, वही पॉलिसीज जे बनाएंगे। तो इन्होंने मेजॉरिटी वोटिंग को क्या कर दिया, स्टार्टिंग कर दी। इसके बाद आता है यूरोपियन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव कमीशन। जो यूरोपियन पार्लियामेंट है इसको तो पहले से भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें जो 518 मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय ऑल मेंबर कंट्रीज। जो यूरोप है इसकी अपनी अलग से पार्लियामेंट है एंड इसकी एग्जीक्यूटिव कमीशन भी है, जिसकी 17 मेंबर्स हैं, जिनको नॉमिनेट किसके एडवाइस पर किया जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट के एडवाइस पर। तो 17 मेंबर्स नॉमिनेटेड ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। पर जो जे एग्जीक्यूटिव कमीशन है इनका लिमिटेड जुडिक्शन है ओवर इंटरनल ट्रेड, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जो इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, कैसे पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव कमीशन है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। एंड इसमें लास्ट प्रोविजन आती है सिटीजनशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप मीनिंग इसमें जो नेशनल्स हैं यूरोप यूनियन के 12 कंट्रीज हैं, उस टाइम 12 थी, तो जो 12 मेंबर्स हैं इनके रहने वाले सिटीजन्स हैं, इनके लिए क्या प्रोविज़न की गई, दे हैव द राइट टू वोट एंड कंटेस्ट द इलेक्शंस फॉर लोकल बॉडीज़। तो जो पार्लियामेंट बनती है इसकी लोकल बॉडीज़ हैं, इनमें जो वोट करते हैं एंड इसके अलावा इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकती हैं। और जो इनको हर एक सिटीजन को फैसिलिटी दी गई थी। जो 12 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की जो एम्बेसीज होती है अदर कंट्रीज में, तो अगर यूरोपियन यूनियन का कोई मेंबर है, मान लो इंडिया में है और उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, वो फ्रांस से आया है लेकिन क्या है वो जर्मनी का मेंबर है, अगर वो फ्रांस की एम्बेसी में जाता है तो वो उसको हेल्प करती है। मीनिंग इन्होंने अपनी एम्बेसी है उसको भी कोलैबोरेट कर लिया। तो नेशनल्स आर एलिजिबल
to seek diplomatic assistance from an embassy of any country outside the European countries, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में तो उनको एम्बेसी की ज़रूरत ही नहीं होगी, वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री थी। अगर वो बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री की एम्बेसी से वो हेल्प ले सकते हैं। इस तरह जो सिटीजन्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाने लगी, जिस वजह से अदर कंट्रीज हैं वो भी अट्रैक्ट होती हैं, जिस वजह से आज के टाइम में इसमें 27 कंट्रीज रह जाती हैं। और उसके बाद 2007 में लिस्बन ट्रीटी भी होती है, जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है, इसको रिफॉर्म किया जाता है। हम वो बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।